अल्लाह अल्लाह। अव्वल हमद सनाए इलाही, अव्वल हमद सनाए इलाही, जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान निहरदा। अदल करे अदल करे ते थर थर कंबण उचिया शाना वाले, फजल करे तां बख्शे जावन मेरे जय मुकाले। अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाहू 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 अल्लाहू। वाह क्या बात है बॉबी भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज इतना खूबसूरत आगाज़ हुआ है फुरकान बॉबी की आवाज़ से। आज खैर अपने मौजू की तरफ आते हैं प्रोग्राम के। आज पहले हिस्से में हम जिस इंतहाई अहम मौजू में बात करने वाले हैं, वो मौजू जो है वो हमारे लिए एक तफरीह का दर्जा रखता है, एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट का दर्जा रखता है। और वो जो एक टॉपिक है वो हमारे दिलों में रचा बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। यस, आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको भी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज आपकी कॉल्स वगैरह हम शामिल करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो रिसेंटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो एक सीरीज़ हो रही है, उसमें पाकिस्तानी अवाम जो हैं, जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो थोड़े से नाखुश हैं। किस वजह से? क्रिकेट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस उन्हें देखने को नहीं मिल रही। ऐसा हो जाता है, क्रिकेट बाय चांस है। उसमें यकीनन जब दो टीम्स खेलना होती हैं तो उनमें से किसी एक को ही जीतना होता है। तो मगर बात यह है कि जब कभी ये एहसास होता है ना कि शायद इससे बेहतर टीम हम भेज सकते थे, इनसे बेहतर खिलाड़ी जो हैं वो खेलने जा सकते थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते थे, तो फिर थोड़ा सा वो दुख होता है। खैर हमारे यहाँ वैसे भी एक बड़ा एक आम सी बात है कि हम
फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं ना कि ये जनाब इन्होंने ऐसे किया हुआ है, बस जानबूझ के हार गए हैं, वो देखिए, हाँ ना, वो ये फिक्स हो गया। हाँ, तो बस ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है ना वो पैदा हो जाती है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए, मगर 2017 देखा जाए ना बॉबी भाई, तो हमने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इसमें, बड़ी अच्छी थी, हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आईसीसी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान ने उसमें भारत को हराया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये सबसे खुशी की बात ये थी कि वाह 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 भाई, रवायती हरीफ को हरा दिया भाई, क्या बात। हाँ, तो ऐसा ही है। खैर जनाब, पाकिस्तान की ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये हमें देखने को मिलती रहेगी, और ठीक है, आवाम का जो एक थोड़ा सा एक गुस्सा सा होता है वो कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे उसी से कुछ उम्मीदें लगाते हैं। तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ये तो हीरोज़ हैं। आज किसी भी नौजवान से पाकिस्तान में पूछें, उसे कहीं भी आपने बड़े होकर क्या बनना, तो मतलब मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या अगर किसी से पूछे कि भाई आप अगर आज ये काम कर रहे हैं, अगर आप आज ये काम ना कर रहे हो तो दूसरा कौन सा काम कर रहे हो, तो कहते मैं क्रिकेटर होता हूँ। तो ये तो एक ख्वाबों, जो लोगों के ख्वाब हैं वो किसी की हॉबी भी आप पूछेंगे ना, अगर आप हॉबी भी पूछेंगे तो 99% वही क्रिकेट। क्या करते हैं आप फारिग वक्त में, क्या क्रिकेट। अच्छा, घर जाके क्या करते हैं, क्रिकेट। अच्छा, तो खाना वाना खा के कैसे रिलैक्स करते हैं, क्रिकेट। अच्छा, इन सारी चीज़ों में जैसे कि क्रिकेट का इतना टैलेंट मौजूद है यहाँ पे, हमारे यहाँ वो जो क्रिकेट ग्राउंड्स होने चाहिए थे ना वो नहीं है। पहले मुझे याद है भाई कि हम अपने बचपन में देखते थे कि वो जितने भी सोसाइटीज़ मतलब जो खाली जगह होती थी, हम वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। हर जगहों पे सोसाइटीज़ बन गई और ख़त्म हो गई वो खुली जगह जहाँ पे क्रिकेट खेल सकें। अब सड़कों पे अभी जो है ना वो लड़के मजबूर हैं क्रिकेट खेलने पे। माँ बाप को भी पता होता था कि कहाँ पे है हमारा बच्चा। एग्जैक्टली। तो हमें थोड़ा सा ग्राउंड्स की तरफ और ये हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारी हुकूमतों को भी थोड़ी सी नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारी एक तो जनरेशन जो है पूरी वो मोबाइल, टैबलेट और इन सारे चीज़ों में पड़ी हुई है। थोड़ा सा एक बाहर जिस्मानी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको बाहर निकलें, आप खेलें, और उससे बहुत सारे इसके साइकोलॉजिकली बड़े इफेक्ट्स होते हैं। आप अगर ग्राउंड में जाते हैं, आप अगर ग्रास पे खेलते हैं, आप बहुत भाई मुझे बताएं कितने दिन हो गए आपको घास पे चले हुए, ईमानदारी से बताइए। बहुत अरसा ही हो गया है ना। बहुत अरसा हो गया नंगे पाँव घास पे चले हुए, लेकिन शूज के साथ तो हर वीक चलते हैं। आपको पता है एक ऐसी जगह है जी हाँ जहां हमारा जाना होता है। तो जनाब ठीक है, अब आज हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, हमारी जो मौजूदा टीम है इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि अभी T20 भी शुरू होने वाले हैं और उसमें क्या क्या एक्साइटमेंट देखने वाले को मिलेगी, कितने एंटरटेन होंगे हमारे अवाम, इसी हवाले से आज बातचीत करेंगे। आप भी कॉल करिएगा। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। मैं हूं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं, और आज जैसा कि मैंने वक्फे से पहले बताया था कि एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो है क्रिकेट। क्रिकेट से हम सभी प्यार करते हैं और क्रिकेट को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तानी टीम को खेलता हुआ देखते रहें और वो जीतती रहे, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी हार भी मुकद्दर बन जाती है आपका। हार से भी बहुत कुछ इंसान सीखता है, अगर आप वो सीख लें सब कुछ तो वो भी जीत के बराबर ही होता है। बस अफसोस इसी बात का होता है कि जब एक मुसलसल हमारे खिलाड़ी, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं और वो अच्छा नहीं खेल रहे होते, और जब बातें ये न्यूज़ और ये जर्नलिस्ट वगैरह से जब पता चलती हैं हमें कि ये ख़ास तौर पे वो फ़लाने साहब की रिकमेंडेशन पे ये खिलाड़ी जो है इसको चांस मिला हुआ है और ये खेले जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे, और जो इसके पीछे सिर्फ एक तकलीफ होती है कि कोई ना कोई तो ऐसा एक डिज़र्विंग प्लेयर होता होगा ना जिसकी जगह पे एक दूसरा खिलाड़ी खेल रहा होता है। खैर ये तो हर जगह होता है, मगर इसके ऊपर काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। परफॉर्मेंस क्यों ख़राब है ये हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब डॉक्टर बासित शौकत साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
मुझे बताएं ये 2 मैचेस का क्या रिजल्ट रहा है, पहले तो यहाँ से बताएं। सर 2 मैचेस, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रहा है और न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उससे इनको यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा हमें इनको क्वेश्चन देना पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड में मुसलसल खेल रहा है। अभी उसने वेस्ट इंडीज़ को वनडे में हराया है, T20 में हराया है, तो कोई बात नहीं। अगर हम 2 वनडे हार गए ठीक है, हमारी आवाम का ज़ाहिर बात है दिल टूटा हुआ होगा क्योंकि क्रिकेट एक पैशन है, एक मोहब्बत है। जहाँ भी आप जाएंगे क्रिकेट की बात होती है, लेकिन प्लीज़ खुदारा पैनिक ना करें। ये वही हमारी टीम है जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, हमारे मुल्क को इतनी बड़ी खुशी दी इतने अरसे बाद, तो अपनी टीम को बैक करें। बहुत से चैनल्स में मैं देखता हूँ कि खिलाड़ियों को उड़ा कर रख देते हैं, सर ऐसे ना करें। यही हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको खुशी दी है, यही पाकिस्तान का हीरा है, यही सरमाया है। तो इंशाल्लाह अगले 3 वनडे में जो मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन हैविंग सेड डैट, थोड़ा सा अगर इसको हम बारीक बीनी से देखें, जो 2 वनडे हुए हैं इसमें हमें थोड़ी सी प्लानिंग नज़र नहीं आई। अच्छा, अब प्लानिंग क्या नज़र नहीं आई? सरफराज तो अच्छे कप्तान है वैसे सर अच्छे कप्तान है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से दोनों मैचों में उन्होंने विकेट थ्रो की है, इससे थोड़े से क्वेश्चन मार्क आ गए उन पे, क्योंकि कैप्टन उस वक्त ही अच्छा कैप्टन होगा जब वो अपनी परफॉर्मेंस भी करेगा। जिस तरह से सरफराज कल आउट हुए उसको बहुत सोचने की ज़रूरत है। कल वो स्टंप हो गए, निकल के खेल रहे थे, कल ज़रूरत थी उनकी, तो उनको चाहिए कि ख़ुद भी स्कोर करें ताकि टीम को लेकर चलें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ टीम के साथ इतने कोचेस जाते हैं, एनालिस्ट जाते हैं, तो उनका एनालिस्ट का काम है कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं उस पर वर्कआउट करें। आपने देखा होगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम के बॉलर्स हैं उनको एक टारगेट दिया हुआ है, वो आते हैं सुकून से बॉल करते हैं। उनको कल जैसे फ़हीम अशरफ आउट हुआ, उनको पता है कि ये हुक अच्छा करता है, उसको उठा के बॉल की पीछे उन्होंने फील्डर लिया हुआ था, फ़ौरन आउट हो गया। हमारे बॉलर्स में लग रहा है कि इनको प्लान नहीं दिया गया, इन्हें नहीं पता कि कहाँ बॉल करनी है कहाँ बॉल नहीं करनी, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। और देखा जाए तो ये न्यूजीलैंड की टीम 1990 या 80s की टीम नहीं है, ये बहुत मैच्योर हो गई है। ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जिसके पास आप देखें शुरू के 4 प्लेयर्स मैं समझता हूँ वर्ल्ड नंबर बेस्ट हैं। गप्टिल है, मनरो है, अगर इन दोनों को आउट करते हैं, देन विलियमसन है, उसके बाद आपका रॉस टेलर है। तो देखा जाए तो टीम न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है, हमें अभी बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी भी टीम जो है इसमें नौजवान सारे मौजूद हैं और बड़े एक जोश और वल्वले के साथ खेलने वाले सारे खिलाड़ी हैं इसमें। ठीक है, मुझे आपकी ये बात तो समझ आती है कि वो न्यूजीलैंड में गए हैं और वो भी उसका जो माहौल है, मौसम है, उससे अभी वो इतने घुले मिले नहीं हैं कि वो अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ अगर खेलते हैं तो वहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर वो विकेट पे बड़ा एक फ़र्क पड़ता है आपको मौसम के हिसाब से। मगर जो सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे, उनकी तरफ से तो एक जिम्मेदारी तो बनती है ना, ये सारा बोझ तो उनके कंधों पे आता है, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है इस बारे में तो बताएं। बिल्कुल सर, असल में हमारे सीनियर प्लेयर्स का थोड़ा सा मसला ये कि वो 10 मैचों में एक आध 50 करते हैं, फिर अगली 10 मैचों में इनकी जगह पक्की हो जाती है। तो अब ये जो मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि इनको बताएं कि आपको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैं भी न्यूजीलैंड की मिसाल दे रहा था, केन विलियमसन है, अगर बल्कि यंग जितने हमारे देखने वाले हैं, यंग प्लेयर्स को भी मेरा एक मैसेज है कि अगर आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो केन विलियमसन को देखें, किस तरह से वो बैटिंग करता है, किस तरह से इनिंग्स को लेके चलता है। हमारे खिलाड़ी 50 करते नहीं, वो समझते हैं जी 50 से कर ले, अब 10 मैच हमारे पक्के हो गए। हाँ, आप हफीज को कल देखें, मतलब प्रेशर होता है उनके सर पे कि अगर वो सही परफॉर्म ना कर पाए तो उनकी टीम से जगह खत्म हो जाएगी। और देखें, ये इस प्रेशर के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं है। मैं इस पर बात करता हूँ आपसे। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? देखो ना सर, हम लोग इतने टाइम करते हैं, बिजी करके हम लोग बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। हमारा पाकिस्तान जीत के आ गया बाहर से, हम इतने खुश होते हैं उस टाइम। पता नहीं क्या है हमारे क्रिकेट वालों को, जो बाहर जाके हरा के आते, यहाँ आते जीत के आते। अपने पाकिस्तान में खेलते तो कितने मैच हुए यहाँ जीते पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे। अच्छा, आपको क्यों लगता है, क्यों होता है ऐसे? हेलो, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बाहर जाके हार जाते हैं? हमारी ये मसला है कहने का कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला जिताएगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। लेकिन पता नहीं, हमारे को ये समझ नहीं आती क्यों रहते हैं बाहर जाके। कहाँ पाकिस्तान में कितनी मैचें हुए, जीत गए, बाहर जाके पता नहीं इनको क्या होता है। ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रखेगा, हमारी तरफ से दुआ है। फिर भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे
दुआएं करते हैं उनको। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असगर साहब थे रहीम यार खान से जनाब ये। और वैसे जहाँ तक बात है बाहर जाके हारने वाली, तो हमारी तो क्रिकेट ही बाहर हो रही है। वो तो अभी कुछ एक आध मैच हमारा पाकिस्तान में हुआ है, वरना सारे मैचेस तो बाहर ही हो रहे थे। तो खैर बात आपकी वो किसी हद तक ठीक हो सकती है आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर जाके हार जाते हैं, हम टाइम निकाल के मैचेस देखते हैं। मगर अब ये भी तो देखें ना, खेल तो खेल होता है, उसमें किसी एक को जीतना होता है, किसी एक को हारना होता है। और आज हम अगर बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, तो वो सिर्फ ये है कि हम ये जो हारे हैं, उस जो गलतियां हैं उन पे कैसे काबू पाया जाए और उनकी वजूहात क्या हैं। तो एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जनाब। तो आप दोस्तों से और हमारे जो मेहमान हैं इनसे, अब बासित साहब से, इनसे गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर बासित शौकत साहब, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और क्रिकेट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट टीम में जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनकी हम बात भी कर रहे थे। नए खिलाड़ी, ठीक है, माना कि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो बाहर पहले न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेले, एक अलग थोड़ा सा एक माहौल हो सकता है। मगर ये जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, इनकी जिम्मेदारी दुगनी नहीं हो जाती है क्या? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि देखें टीम को लेके चलना है। आप ये ना समझें कि 50 कर लिए, मेरे अगले 10 मैच पक्के, कोई बात नहीं, अब मैं आउट भी हो गया, कोई बात नहीं। सर देखें, एक क्लास प्लेयर और एक ऑर्डिनरी प्लेयर में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि जो एक अच्छा प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, वो 50 के बाद 100 पे जाता है, बड़ा 100 करता है। हमारे प्लेयर्स में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है, यही लैकिंग है, यही खामी है कि वो जल्द से जल्द 50 करके फिर अपना सोचते हैं कि हाँ जी अब 50 कर लिया, अब जाओ। कल अगर हम देखें, हफीज़ जिस क्रूशियल मोमेंट पे आउट हुए हैं, उन्होंने 50 कर लिए थे, उनको चाहिए था कि एक बड़ा 100 करते। जिस तरह क्रीज से निकल के वो आउट हुए हैं, उसकी बाद टीम में प्रेशर आ गया। शुएब मलिक को आप देखें, एक और हमारे सीनियर प्लेयर, बड़ा नाम है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर वो भी किस तरह से आउट है, वो भी क्रीज से निकल के आउट हुए। सरफराज की हम बात कर रहे हैं, सरफराज साहब भी क्रीज से निकले, स्टंप हो गए। तो जो 3 मेन हमारे की प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कि क्रीज से निकल के आउट हुए हैं। तो इससे बड़ा मतलब लापरवाही, आप इसे लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही कहेंगे कि आपको टीम के लिए खेलना है। देखें सर, क्रिकेट क्या है? 11 प्लेयर्स का एक मजमुआ है, टीम गेम है। ये सिंगल प्लेयर नहीं है, ये टेनिस बैडमिंटन वगैरह नहीं है, ये टीम गेम है, टीम प्लान है। आपको टीम की सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट करना है, टीम को लेके चलना है। और माहौल के लिहाज से जैसे आप देखें सिचुएशन है, अपने साथ आपने 50 कर लिए, बाकी प्लेयर्स को आप खिलाओ, आप बड़े 100 पे जाओ। यही हफीज़ अगर उस वक्त खड़े रहते तो 300 हो जाते हैं। चलें, हफीज़ ने 50 कर लिया, उसको हम अगर साइड पे कर दें तो बाकी प्लेयर्स ने क्या किया? अगर टेल एंडर्स नहीं करना है तो ऊपर के प्लेयर्स को आप फारिग कर दें। भाई शादाब 50 कर रहा है नीचे से आके, हसन अली 50 कर रहा है, अगर ये दोनों 50 नहीं करते तो 150 में तो हमारी टीम बाहर थी। तो सीनियर्स को सर अपना रोल लेना पड़ेगा, उन्हें प्रेशर लेना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि हमें हर मैच में स्कोर करना है, तो हम सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल सही है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद लियाकत कराची से। लियाकत साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जैसे मैं पूछा था कि कल फखर जमान को नहीं खिलाया। हाँ, फखर जमान को नहीं खिलाया उन्होंने कल। जी वो ठीक है, आपके वैसे फेवरेट प्लेयर कौन है? सर मेरे पास तो पूरी टीम, मैं घबराता नहीं हूँ। जब भी जहाँ भी टीम जब हारती है, हमारी यही होती है कि जीतेगी जरूर। लोग बातें करते हैं हार के ये हो गया, लेकिन बस थोड़ी सी टेक्निक, जैसे अजहर अली और जोहर मलिक हो गया, सरफराज हो गया, उन्होंने अच्छी, जिस तरह सरफराज खेल रहा था, लग नहीं रहा था कि टीम के लिए खेल रहे हैं। उनके ऊपर बोझ भी है सर, उनको थोड़ा देख के खेलना चाहिए, तो टीम के लिए तो फायदा होगा जरूर, भले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कोई भी हो। बिल्कुल सही है जनाब। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो सर फ़खर जमान अनफिट हो गए थे, उम्मीद है वो तीसरा वनडे खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखें कि हमारी आवाम की कितनी मोहब्बत है, कितना बारीक बीनी से वो जायज़ा लेते हैं। जो हम बात करें उन्हें ऑलरेडी पता है कि जी ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सरफराज के लिए फिर मैं एक मैसेज दूंगा कि उन्हें बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। वो असल में वो हैं टीम मैन, वो टीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। खुद बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी वो शेकी हो जाते हैं, प्रॉब्लम कर जाते हैं, और कभी कभी वो एग्जेजरेटेड कर जाते हैं। कल वो जिस तरह से आउट हुए, उस वक्त ऐसे निकलने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंगल डबल भी कर लें, हर बॉल पे सिंगल भी आप कर लें, 6 रन तो वैसे ही बन जाते हैं, आपका एवरेज पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा उनको भी चाहिए, थोड़ा कूल रहें, काम रहें और सिचुएशन के हिसाब से खेलें, टीम को लेकर चलें।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हमारे ये जो ऊपर वाले जो बैट्समैन हैं, ठीक है, जो ओपनिंग वाले हैं और जो मिडिल ऑर्डर वाले, इसमें हमें सिर्फ या तो इंजमाम एक अच्छा अच्छे बैट्समैन मिले, मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छा एक इजाफा थे, मिसबाह हक थे जो आके उस सारे प्रेशर को संभालते रहे। जैसे शाहिद अफरीदी नो डाउट एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन, मगर वो जब तक ओपनर आते रहे, नीचे वाला जो है ना उसकी कमर पे वजन ज़्यादा ही रहा है। अब इस यहाँ तो चले हमें अच्छे बैट्समैन मिलते रहे, मगर ओपनिंग में क्यों हमें एक परफेक्ट जोड़ी की नहीं मिल पा रही है? एक अरसे से हमें कोई बड़े मंझे हुए बैट्समैन नहीं मिलते। जैसे इंडिया में देखें आप, इंडियन क्रिकेट टीम में कोई नया खिलाड़ी आता है तो वो अपने खेल से पूरी दुनिया को मुतासिर करता है और वो ऐसी मतवातर परफॉर्मेंस देता है। हमारे यहाँ वो थोड़ा सा एक इस मामले में ना गड़बड़ है। क्या बात है, हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के लिए टैलेंट क्यों नज़र नहीं आता? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अगर हम देखें तो आमिर सोहेल, सईद अनवर के बाद हमें अभी तक कोई अच्छी ओपनिंग जोड़ी नहीं मिली। मेरा ख्याल है 20 से 25 ओपनर्स हम ट्राई आउट करा चुके हैं। इमरान फरत, इमरान नज़ीर, नाम ले लें, तौफीक उमर है, शाहिद आफरीदी हैं, किस ने ओपन नहीं किया। लेकिन अभी आप देखें तो अज़हर अली और ये जो हमारे फ़खर ज़मान है, ये अच्छा शेप अप कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इन हमारे ओपनर्स की वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। सेमीफाइनल और फाइनल जो हम जीते हैं ओपनिंग स्टैंड की वजह से जीते हैं। तो सर अभी फिर कहूँगा शेकी होने की ज़रूरत नहीं है। टीम अभी एक्लिमेटाइज हो रही है। इंशाल्लाह अगले 3 वनडे में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सर हमें अपनी टीम को बैक करना पड़ेगा। हमेशा हम चाहते हैं कि क्रिटिसाइज़ करें, पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें। अभी जो हमें थोड़ी सी लैकिंग नज़र आ रही है, अभी मैंने बात की कि जितने टीम के साथ एनालिस्ट गए हैं उन्हें चाहिए कि एक रोल दें, क्योंकि वो एनालिस्ट बताएंगे कि जी ये गपटिल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसको यहाँ बॉल कराओ, फलाना यहाँ और साइड ऑफ स्टंप बॉल कराओ, ये वो रोल देंगे। फिर बॉलर जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जब तक रोल नहीं देंगे बॉलर्स को, जब तक बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर देखें, ये पहले वाली क्रिकेट नहीं है। अब क्रिकेट एक साइंटिफिक, जिसे कहते हैं साइंटिफिक खेल हो गया है, बड़ी कैलकुलेटेड हो गई है। अब सबको पता है, अगला जो प्लेयर आ रहा है उसको भी पता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, तो सब वर्कआउट करके आते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पैशंस से खेलें, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। अच्छा, स्पिनर्स के हवाले से हम बड़े रिच रहे हैं हमेशा। इस वक्त क्या सिचुएशन है स्पिनर्स की? सर शादाब खान एक बहुत अच्छा इजाफा है। जैसे भी हम बात कर रहे थे, बैटिंग में भी उसने 50 की हैं। लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई प्लेयर आता है शुरू में तो वो विकेटें लेता है, लेकिन अभी जैसे मैंने बात किया था कि क्रिकेट एक साइंटिफिक खेल हो गया, तो वो फ़ौरन वर्कआउट हो जाता है। अब लोगों ने देख लिया, जो दूसरी टीम है उन्होंने वर्कआउट कर लिया कि ज़्यादातर गूगली करता है। तो इसको चाहिए कि अपनी लेग स्पिन भी अच्छी करे। बार बार गूगली करेगा तो वो इतना अच्छा पेनिट्रेटिव बॉलर नहीं रहेगा। अब जितनी टीम्स आ रही हैं उनको पता है कि ज़्यादातर गूगली करता है या फ्लिपर मारता है। इसको अपनी लेग स्पिन को और अच्छा करना पड़ेगा अगर इसको आगे जाके और सर्वाइव करना है। दूसरे स्पिनर हमारे इमाद वसीम अनफिट हैं, वो आए नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला देखा जाए तो हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। ये वही बॉलिंग लाइन है जो मुस्तकिल हर टीम को 250 के अंदर आउट कर रही थी। लेकिन मैंने फिर अभी एक बात की थी, क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी अरसे से अपने मुल्क में खेल रहा है, टीम भी अच्छी टीम है। हाँ सही है। आप किसी जिसे कहें हल्की टीम से नहीं खेल रहे। न्यूजीलैंड इस वक्त T20 की नंबर 1 टीम हो चुकी है और बहुत अच्छी टीम है वो। और होम ग्राउंड पे तो वैसे ही हर टीम की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। पता होता है कि क्राउड आपके साथ है, इन विकेट्स पे आपने खेल के सीखा है, आप एक फ्रेंडली होते हैं, तो बड़ा एक एज होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम भाई मंजूर लाइक कॉलेज बुलाहरी पूसे न्यूज़ कैफे में। क्या बात है मंजूर साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं जनाब? बेहतरीन, जबरदस्त। कैमरामैन, पीसीआर, एमसीआर सब लोग ठीक ठाक हैं? सही, इनसे आपकी बात करवाते हैं। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ और बादू भाई आए हुए हैं, इनको मेरा बहुत बहुत सलाम। पहुंच गया जी, सलाम आपका। आप बताएं क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? क्रिकेट देखते हैं आप क्रिकेट मैच? बॉबी को तो सलाम करने दे। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, तुसा सुनाओ, तुसा ठीक हो जनाब? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर क्रिकेट से बारे मैं फहीम भाई ये कैसा कि तुसी यकीन बाहर बैठ के देखो, मैदान तो बाहर बैठ के एक आम आदमी भी एंड ही कहना ओ मैं होवा तय कर लवा, मैं होवा इस तरह कर लवा, ऐसे हो। साडी टीम माशाल्लाह नंबर 1 है और हमेशा रहेगी। लेकिन किसी टाइम उत्ते फिटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिसने बाहर जाते हैं मैदान के अंदर, उन्होंने उत्ते अपने प्रेशर होंगे ने, ऐसे होंगे ने कि सोचते ने कि यार असी अगर इस तरह प्लेयर असी कुछ कर ना सके तो अगली
अपना चॉइस कोई मसला बन सकता है, कुछ हो सकता है, तो कई परेशानियां होंगी ने। लेकिन मैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात को मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूँ कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम है, और इसी वजह से हम जो है ना इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि ये नंबर 1 टीम जो है इसको इस तरह हारना नहीं चाहिए। अगर ये हार रही है तो शायद उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कोई लूप होल्स होंगे सिलेक्शन में या कहीं फिटनेस में, या हम अपने खिलाड़ियों को उस तरह जो है वो मेंटली फ्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। जब हमने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा कोई इजाफी खिलाड़ी खेल रहा है या जो कोई मतलब हमारी टीम बुरी है, हमारी टीम बेस्ट टीम है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं इस पर, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और डॉक्टर बासित शौकत हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और क्रिकेट के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शायद एक कॉलर भी होल्ड में, हम इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मेरा लाइन ड्रॉप हो चुकी। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 अच्छा जनाब, ये हमारे जो नए खिलाड़ी आए PSL से हमें कितना फ़ायदा हुआ है टैलेंट का, ज़रा इस बारे में आप क्या देखते हैं? सर PSL से देखा जाए तो बहुत फ़ायदा हुआ है, और PSL बहुत अच्छा काम कर रहा है क्रिकेट के लिए। हसन अली PSL की दरियाफ्त है, पहले से खेलते आ रहे थे, लेकिन PSL में जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वो नज़रों में आए। शादाब खान लास्ट ईयर की PSL में परफॉर्म किया तो वो नज़र में आए। तो इस तरह से अगर हर साल भी हमें 1-2 अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम क्यों थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, अभी न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रही है, तो उसमें भी देखा जाए तो हमारे 2 जो मेन प्लेयर्स हैं, जुनैद खान और इमाद वसीम, वो अनफिट हैं। लेकिन देखें सर, प्रोफेशनल क्रिकेट जब होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है, उसमें एक्सक्यूज़ नहीं होते। जो हमारे पीछे के प्लेयर्स हैं, जो सपोर्टिव हैं, जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसको इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो जब आए तो परफॉर्म करें। वही ना, 1-2 खिलाड़ियों पे टीम थोड़ा होती है कि अगर वो अनफिट हो गए हैं तो बाकी सारे किसी काम के ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ये प्रेशर गेम है। अच्छा प्लेयर उसी वक्त बनेगा जब आप प्रेशर को हैंडल करेंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, एक ऑर्डिनरी प्लेयर में और एक अच्छे प्लेयर में यही है कि आप प्रेशर को हैंडल करेंगे तो आप आगे जाके सक्सेस करेंगे। तो अगर ये 2 अनफिट हो गए तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ को इतना मजबूत होना चाहिए था कि वो इसको कोप अप करते, इसको कवर करते और ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देते। लेकिन हैविंग सेड दैट, दोबारा कहूँगा, टीम हमारी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आने वाले 3 मैचेस में आप देखेंगे जो बाकी 3 वनडे रहते हैं, टीम अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। जनाब कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आवाज असगर अंकल की आवाज लग रही है मुझे। कैसे हैं फ़हीम साहब? और बिल्कुल ठीक ठाक। मेहमान को भी सलाम कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हमें बहुत सारी इनकी बातों से मालूमात हासिल हो रही है जनाब। उसकी वजह ये है कि हम क्रिकेट तो देखते हैं, लेकिन क्रिकेट में यार क्रिकेट होता है, आखिरी गेंद तक भी पता नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो एक मियां जावेद मियांदाद का छक्का याद रह गया शारजा का। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस छक्के की बजाय, उस असरे की बजाय ये कोशिश की जाए जिस तरह ये भाई बात कर रहे हैं कि हमें अभी बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, और बिल्कुल एतमाद के साथ हम मेहनत करें कि हमें लड़ना है। अब अगर अखाड़े में उतरेंगे और पैरवारी सही नहीं करेंगे और प्रोटीन हमारे में सही नहीं होगी तो हम कैसे जीतेंगे? ये चीज जज्बा तो अपनी जगह होता ही है, कौम की दुआएं भी होती है, लेकिन क्या उनकी कौम की दुआएं नहीं होती होगी जो हमारे सामने हरीफ है? जी हाँ, तो जी हमें हाँ। जज के ईमान के साथ और मुकम्मल ताकत के साथ खेलना चाहिए। वो भी सही। तुम नजर आए, बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ खाली कौम की दुआओं से और जोश व जज्बे से जो है ना वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो अपोजिट टीम जो होती है उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, आप खुद कितना तैयार हैं, कितनी मेहनत की हुई है, असल में ग्राउंड में तो वो नज़र आनी है। बिल्कुल। और सर एक तो ये चीज़ है, और फिर आप कितने मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आई है इन वनडे में, हमने कुछ कैचेस भी गिराए हैं, फील्डिंग में लैप्सेस नज़र आए हैं। अच्छा। तो वही बात है, हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी टीम देखिए वही होती है जो गलतियों से सीखे और उसको फिर आगे जाके कवर अप करे।
तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, टीम हमारी बहुत अच्छी है, एक से एक अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी लग रहा है कि शायद अगले मैच में एक चेंज हो, मे भी रुमान रईस को ना खिलाएं क्योंकि वो थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम में है। शायद मोहम्मद नवाज़ आ जाए, एक और जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो थोड़ा सा अब इनको चाहिए कि 2 मैचेस हो गए हैं, अब आगे जाके किल पे जाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान तीसरा वनडे हार गया तो सीरीज़ हाथ से निकल जाएगी। ये जो 3rd वनडे हफ्ते के दिन आ रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। टीम को अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, हर लड़के को रोल देना पड़ेगा। आमिर को बताना होगा, यार तुम 1 विकेट वाले बॉलर नहीं हो, अगर तुम्हें टीम में रहना है तो तुम्हें हर मैच में कम से कम 3 विकेटें लेनी पड़ेंगी। अब नाम पे ना जाएं, परफॉर्मेंस पे जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बासित साहब। हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही। हमारी नेक तमन्नाएं जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो जीत के वापस लौटे इंशाल्लाह। क्योंकि पूरे पाकिस्तान की इन 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी वह ये 11 लोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और उन 11 लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि हम 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। फुरकान बॉबी की एक खूबसूरत आवाज़ के साथ अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे। जी बॉबी। ए जवान जीत है तेरा निशान, ए जवान मंजिल है आसमां, जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवान, ए जवान जीत है तेरी पहचान, ए जवान मंजिल है आसमां। किसी से कम नहीं इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पे वार दे होगा हमको गम नहीं, रश कब करेगा सारा जमाना जब तक रहेगा जहाँ, ए जवान जीत है तेरी पहचान, ए जवान मंजिल है आसमां। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है एक ऐसी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है और कुछ नेमतें तो ऐसी हैं कि जिसका हमें मुसलमान होने के नाते भी हमें उसके इस्तेमाल के और उसके फ़वाइद के बारे में बहुत सी जगहों पे बताया गया है और जिसका रिलीजियसली हम देखें, उसको अगर तिब के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आती है। मैं बात कर रहा हूँ शहद की। शहद के हवाले से हमने बुज़ुर्गों से भी बहुत कुछ सुना है और आज भी घरों में एक उसके इस्तेमाल के लिए हमें जो है ना वो कुछ एक ख़ानदानी तौर पे जो है ना चीज़ें मिलती हैं कि घरों में अलग अलग तरीके से शहद को इस्तेमाल किया जाता है और बड़े एक जो असल में जो टोटके और नुस्खों की बात करते हैं तो वो शहद के साथ जो है ना बहुत सारे नुस्खे जुड़े हुए हैं। आज हम शहद के बारे में बात करने वाले, इसकी अफादियत के बारे में, इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में और इसकी अहमियत और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, हम किस तरह इन फ़वाइद को हासिल कर सकते हैं और क्या इसके लिए बीमार होना ज़रूरी है कि तभी हम शहद इस्तेमाल करें। जब ये सारी बातें करेंगे अपने मेहमानों से मैं सबसे पहले जनाब तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है, बड़े काबिल इंसान है माशाल्लाह, डॉक्टर फजल अहमद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया जनाब। और फिर शहद के बारे में जब बात करते हैं ना तो हम सब शहद को इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर एक परेशानी भी लिए फिरते हैं हम लोग, यार असली शहद कहाँ से मिलेगा। ये एक आपके मुंह से भी ये जुमला
कई दफ़ा निकला होगा जब आप शहद को परचेज़ करने की तरफ जाते होंगे। तो ये जो कंज्यूमर्स को इस तरह के जितने मसाइल लाहक हैं, ज़रा इस हवाले से जो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन जनाब कोकब इकबाल साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। आपकी सेहत का राज भी शहद है, अच्छी सेहत का राज। मुझे सब शहद है, इनकी गुफ्तगू में माशाल्लाह। शहद है, इनकी नहीं, ये तो सीरत है, में ये शहद तो है, है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिठास तो है ही है। बिल्कुल ऐसा। और अगर पाकिस्तान में रह के अगर हम तिब की बात करें, हम हिकमत की बात करें, तो यकीन माने सिर्फ एक ही नाम जो है वो मेरे सामने उभरता है, वो है हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी नहीं, कैसे हैं आप? मेरे रब का बहुत करम है, बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जन्नत हर एक की ख्वाहिश है, क्या क्या और जन्नत की नेमतें जो हैं, जन्नत में जो है ना शहद का जिक्र किया गया। ये वो जन्नत की वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी हमें दी हैं, ठीक है, इसे हम इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से क्या कहेंगे? शहद की के बारे में कहाँ कहाँ हवाले मिलते हैं और क्या क्या अहमियत इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात यह है, इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बेशक। सेहत बहुत अजीज़ है इस्लाम को। बेशक। जिस्मानी सेहत हो, जहनी सेहत हो, और अक़ीदे की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। वाह वाह वाह। हर एतबार से सेहत लाजमी जुज़ है, और इसीलिए अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु दाइन दवाउन, हर मर्ज़ की दवा है। कुरान कहता है वैज़ा मरिज़्तु हो यशमी, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है, जो शाफ़िउल अमराज़ है। बेशक। तो शिफा के मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए गए, उनमें शहद एक बेहतरीन ज़रिया है। शहद की अहमियत और इसकी अज़मत का अंदाज़ा इससे लगाने, कुरान करीम का 14वां सूरा है, यानी उसकी 14वीं सूरत है, सूरतुन नहल। अन्नहल कहते हैं शहद को भी, शहद की मक्खी को भी नहल। अच्छा। सूरत नहल, उसकी 68-69 आयत की तरफ जाइए। अल्लाह ताला फरमाता है, औहा रब्बुका, आपके रब ने हिदायत दी है, हुक्म दिया, एक तरह से रहनुमाई की है। किसको? औहा रब्बुका, किसको? शहद की मक्खी को। क्या बना? अनित्तखज़ी, के बनाओ, मिनल जिबाल, पहाड़ों पर, बुयूतन, घर अपने छत्ते बनाओ, ओ मिनल शजर, दरख्तों पर, ओ मिम्मा यारशून, ये जो लोग ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं उसमें छज्जे डालते हैं, वहां जाकर छत्ते बनाओ। और क्या बनाओ? सुम्मा कुली मिनस समरात, फिर तुम रस चूसो फलों के, खाओ। फिर फसलों की सुबुला रब्बी का दुलुला, फिर अल्लाह जो रास्ते तुम्हें सीधे बताए उस पर चलना। अल्लाह कैसे चलते? देखिए, छत्ते से निकले, दूर दराज बागात में चले गए, फिर वापस उसी छत्ते में आने की रहनुमाई किसने की? फसलों की सुबुला रब्बी का दुलुला, वो जो साफ रास्ते तेरे रब ने बताया उस पर चलना है। फिर क्या बताया? यखरुजु मिनहा शराब मिन बुतूनिहा शराबन, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबन, उनके पेट में से रस निकलते हैं, और वो जिसका नाम कहते हैं मुख्तलिफुन अलवान हो, मुख्तलिफ रंग बिरंगे, यानी वो शहद आपको मिलते हैं उसके पेट से। और फिर फरमाया फी है शिफाउन, इसमें शिफा है, उसमें सरासर शिफा ही शिफा है शहद में। और फिर इन्ना फी ज़ालिका आया, इसमें आयत निशानी है, ले कौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। अब यहाँ इन दोनों आयत को अगर जो सामने रखते हैं, आसरी शहद का नक्शा अल्लाह ने खुद खींच दिया है। आसरी शहद कौन होगा? उन बड़े दरख्तों पर या बड़े पहाड़ों पर अपने छत्ते बनाएंगे, या बड़े बड़े मकानात के छज्जों में जो ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं वहाँ बनाए। ऊंचा क्यों रखा? ताकि ज़मीन की कसाफत से शहद महफूज रहे। और भाई शहद की मक्खी की तो अजीब खुसूसियात हैं। उसकी मलका मक्खी जो है वो हमारी पूरी हुक्मरानी के तर्ज सिखाती है हमें, यानी वो मलका जो है क्वीन है, और जनाब उसने पूरा निज़ाम हुकूमत कायम कर रखा है उस छत्ते में। हज़ारों मक्खियों पर हुक्मरान है वो, मजाल नहीं कोई बगावत कर जाए
उसकी सजाए मौत है वहाँ। और सारे मतलब उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ में सजाए मौत है, कोई बागी हो जाए। एक पूरा सिस्टम है। सही है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए कि ना मेरे पेट में दर्द है, या किसी एक रिवायत में है मेरे वो आए एक सर मेरे भाई के पेट में दर्द है, तो हमने कहा उनको शहद खिला दो, शहद खिला दो। अच्छा गए, हो जाना सर शहद। दोबारा आए, कह रहे सर हुजूर अभी भी दर्द नहीं गया। फिर दोबारा आए, कह शहद दो। क्या शहद में तो कोई खराबी नहीं, तेरे भाई के पेट में खराबी है जरूर कोई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं भाई हर मर्ज की दवा जब शहद कुरान ने कह दिया है तो मैं तो भाई कोई भी बीमारी हो घर में छींक भी आए तो शहद इस्तेमाल कर। वाह वाह क्या बात है। कोकब साहब, सर आप कंज्यूमर्स के राइट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं और बड़ा एक कदम आगे होते हैं। किसी तरह आपकी कोशिश ये होती है कि अवाम तक जो कंज्यूमर्स हैं उन तक बेहतरीन और ख़ालिस चीज़ और मुनासिब दाम में उन तक पहुँचे। शहद के हवाले से मैंने कल ही जुमला सुना, हारिस अज़मी साहब हमारे साथ बैठे हुए थे तो उनके मुँह से जुमला निकला कि भाई ख़ालिस शहद कहाँ से मिलेगा। तो ये जुमला वो ऐसा नहीं कि जो आप बड़ा कोई बड़े दिनों बाद सुना है। जब भी शहद का जिक्र होता है ख़ालिस शहद का जिक्र लाजमी मलज़ूम सी बात है। हाँ। तो मार्केट में इतना जो जाली शहद में उसे कहूंगा, जो असली नहीं है वो जाली होगा या मिलावट वाला। हाँ, वो इस्लामी नहीं है, इस्लामी शहद इस्लामी शहद तो वो खालिस होगा। इस्लामी से जवाब मिल गया आपको। तो वो किस तरह मार्केट में इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और किस तरह रोकथाम होनी चाहिए इनकी? देखें, बहुत शुक्रिया फ़हीम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है क्योंकि ये हमारी ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखता है और इतनी तफसील से इन्होंने इस बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि मार्केट में जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले हम एक चंद ब्रांड्स जो कि बड़े पॉपुलर हुए पाकिस्तान में और बाहर से मंगाए जा रहे थे, वो उनका जो CEO था वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी जो है वो अब ऐसा लगता है कि मार्केट में 80% जो है वो जाली फैला दिया गया हमारे ब्रांड को। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि जो पॉपुलर होता जाता है, एक तो ये कि इसका तरीक़ेकार है मुख्तलिफ चेक करने का, कि खुसूसी तौर पे बताया गया है कि इसका जैसे घर में हम चेक करना चाहें लेबॉर्ट्री, किसी हर एक तो आदमी शायद ख़रीद के लेबॉर्ट्री में नहीं ले आता कि इसका तार ना टूटे। मगर वो जहाँ से शॉपिंग कर रहा है कंज्यूमर, तो वहाँ तो वो खोल के और तार उसको देखने ज़रा। सही बात तो है। इसकी असल वजूहत ये हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लातादाद ब्रांड मार्केट में हैं और कोई कहता है कि जी पाकिस्तान का, कि जी सवाद से आया है, कोई कहता है कहीं से आया है। हाँ, कोई कहता है बेरी के वो दरख्त का शहद है, कोई छोटी मक्खी, कोई बड़ी मक्खी, कोई दरमियानी मक्खी, मतलब ये वो इस नाम पे चीज़ें बेच रहे हैं। मेरे भी कुछ अरसे पहले कई साल हो गए अब तो कि एक दोस्त मेरे वहाँ से कोई शक्कर के करीब से लेके आए थे। उस टाइप का शहद अभी तक मैंने कोई नहीं, क्योंकि बहुत फूलों का जैसे जिक्र किया कि फूलों की उसकी खुशबू आती थी। अच्छा। और जब आप शहद खाए, ऐसा मुझे अभी तक कोई शहद नहीं मिला। मगर ये कि अब एक अच्छा ब्रांड भी आ रहा है और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं, मगर उसको एक इदारा है जो कि कंट्रोल करता है शहद की क्वालिटी को। वो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ओके। वो इसके ऊपर, जिस शहद के ऊपर वो उसका स्टिकर लगा होता है, उसका लोगो लगा होता है, वो इस बात की उसको गारंटी देता है, ठीक है, कि वो जो है वो शहद असली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जनाब। सर आयत का रेफरेंस मैं दोबारा वजाहत कर दूं, लोग शायद ढूंढे कुरान में, पारा नंबर 14 है, सूरत नंबर 16 है, आयत नंबर 68-69 है। बिल्कुल सही। ताकि कुरान देखना चाहें तो शहद की अजमत को कुरान से देखें। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, रेफरेंस बता दिया। अच्छा, मुझे इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मगर मैं ये बता दूं कि अब ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो मैं हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ हैं, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या इसके ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और क्या है, क्या इसकी वैल्यू क्या है, हम इसे किस तरह किन किन फ़वाइद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के कि असली शहद की पहचान क्या है और वो हम कहाँ से ले सकते हैं, इस बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक दफ़ा फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं शहद की अहमियत और अफादियत के हवाले से। हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनसे इस हवाले से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। और वक्फे से पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि हम वक्फे से जब वापस आएंगे तो हम हकीम अब्दुल गफ़्फ़ार आगा साहब से ये जानेंगे कि असली शहद की पहचान क्या है और इसके ग़ज़ाई अज्जा क्या हैं। हकीम साहब, जिस तरह का शहद यहाँ मिलता है ना, उसके बाद तो हम हिम्मत हार गए हैं। अब तो यही एक उम्मीद है कि चलो जन्नत में जाएंगे तो खालिस शहद मिलेगा, यहाँ तो शहद नहीं मिलता है खालिस। में यहाँ पर 2-3 सवाल खड़े हो गए। पहली बात आपसे अर्ज़ करूँ कि बेबदल, मुस्तहकम और मुसलसल जो हुक्म है वो कुरान करीम का है। बेशक डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से उस हुक्म की तफसील फरमा दी। अच्छा, साहब ने, मेरे बुजुर्ग भाई ने ये सवाल भी उठा दिया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या और क्यों और कैसे और ये इस्लामिक क्यों है। सर, ये वाकई इस्लामिक है। ये इस्लामिक शहद इस्लामिक है। उसकी 2 वजह। पहली बात तो ये कि इस बात का बिलीव कि शहद हर मर्ज की शिफा है, इस बिलीव को आगे ले जाने के लिए सबसे पहला एहतमाम ये किया कि एक ऐसी लेबॉर्ट्री बनाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वो इसके अंदर मौजूद ऐश, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और दुनिया के हर केमिकल की एनालाइजेशन करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हर बैच को चेक करके उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो पैकिंग में जाती है। नाइस। तो ये तो पहली बात है कि वो जन्नत में जाने की जरूरत नहीं, हम आपको जन्नत यहीं ले आते हैं। बिल्कुल सही है। जन्नत नहीं लाते, जन्नत का तोहफा की नेमत जो है वो, बिल्कुल तोहफा जो है वो यहाँ पे। तो जन्नत बना सकते हैं हम। जन्नत का तोहफा आ जाएगा इंशाल्लाह आपके लिए, बल्कि तोहफे हैं सारे। इसलिए कि मैं भी रखो गड्डी। हाँ, रखो। असल में मसला ये है कि मैं भी इतने अरसे से मार्केट में हूँ और यही वाला जुमला मैं भी पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूँ, हारिस भाई वाला। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि जब मैं इस्लामिक शहद के ऑफिस में गया, वहाँ जाकर मैंने लैब देखी और वहाँ पर मैंने उनके पूरे सिस्टम्स को देखा, फिर मैंने इस बात का तहिया कर लिया कि नहीं, सच बोलना है तो फिर आकर बोलना है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। तो मैं अगर कोई जुमला कह रहा हूँ तो इस्लामिक शहद के लिए, अगर मैं कोई जुमला बोल रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी पूरी तहकीक और मेरा पूरा इत्मीनान और मेरा पूरा ईमान शामिल। बिल्कुल सही है जी। आगा अब्दुल गफ़्फ़ार आगा साहब का कहना यह है कि ये जो शहद है, इस्लामिक शहद, ये 100% खालिस शहद है। और आप जो असली शहद की बात करते हैं वो आपको ये इस्लामिक शहद की शक्ल में मिल सकता है। हम अब ग़ज़ाई अज्जा पूछेंगे आगा साहब से, मगर एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले इन्हें शामिल करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम अब्बास साहब, याहिया बात कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम याहिया भाई, कैसे हैं आप? यार, आज तो आपने कमाल कर दिया, 2 इतनी अहम शख्सियत को बुला लिया। आगा साहब के साथ की तो बात ही क्या है, और हमारे फजल साहब बैठे हैं, दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यकीन करें फ़हीम भाई, आगा साहब जो है सिर्फ हकीम ही नहीं, वो बड़े साइकेट्रिस्ट भी हैं और उनकी इतनी मालूमात वसी हैं कि मैं तो समझता हूँ इसके अलावा भी उनसे गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए, टिप के अलावा। मैं ये कहता हूँ कि भाई शहद जो है ना, एक तो प्रोफेसर फजल से मेरा सवाल है कि हर चीज़ के साथ इस्लामिक लगा के उसकी मार्केटिंग तो की जाती है, लेकिन इस्लामिक लगाने का उसके अंदर पहले तो सबसे पहले हम खुद को इस्लामिक बने, तो फिर हम चीज़ें इस्लामिक तरीके से बेचेंगे भी। एक तो ये सवाल। दूसरा ही सवाल आगा साहब से मेरा ये, देखिए, एक शहद पे हम खाने की बात करते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा भाई जब बीमार था, बेडरिडन था, तो मैंने बड़ी रिसर्च की इसके पर। तो शहद जो हीलिंग एलिमेंट के तौर पर बहुत बड़ा, इसमें रिसर्च फ़हीम भाई बहुत हुई जर्मनी में, ये जो बेड सोर्स वगैरह के इलाज के लिए, तो हमारे यहाँ इस पे कोई काम नहीं। और आगा साहब जरा इसके बारे में फरमाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहले तो जनाब हम डॉक्टर साहब से पूछे थे, असल में हम अखलाकी मेयार की इंतहाई एहतियात पर हैं। असल में हर लफ्ज़ की एक कीमत होती है, उसका एक मकाम होता है, और जब बाहर किसी चीज़ पर लिखा जाता है बेस्ट क्वालिटी, तो बेस्ट ही होती है वो। लेकिन इत्तेफाक से, बदकिस्मती से, जो काम हमें करना चाहिए तो वो दूसरी कौमें कर रही हैं। वो एतमाद जो हमें बहाल करना चाहिए था ईमान और यकीन की, वो हम खो चुके हैं।
दयानत का उसूल हम भूल चुके हैं। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इस्लामिक लिखने से पहले ख़ुद को इस्लामियात के अंदर, इस्लामी निज़ाम के अंदर ढाल तो लो। कहना मतलब शहद अगर इस्लामिक है, जैसे आगा साहब ने कहा, तो कुरान और सुन्नत ने जो उसूल मुतय्यन किए शहद के, छत्ते में से निकाला जाए और पहाड़ों के अंदर जो मक्खियों ने छत्ते बनाए, जो फूलों के रस चूस कर, वो असली शहद है, इस्लामिक शहद है। तो इसी तरह जो इस्लामिक शहद के अंदर काम करने वाले अफराद हैं, पहले अमानत, दयानत, कारोबारी उसूल हैं ये इस्लाम के, इस पर पूरा उतरना चाहिए और उनका अखलाक भी कारोबारी अखलाक के सिवा और मोहम्मदी अखलाक होना चाहिए। तखल्लक़ु बि अखलाक़िल्लाह, अपने अंदर खुदाई अखलाक पैदा करो। तो कारोबार के 3 बुनियादी उसूल है। सबसे पहले आपका अखलाक दुरुस्त होना चाहिए, फिर उसके अंदर अमानत, दयानत और सदाकत होनी चाहिए, तब आपका कारोबार आगे बढ़ता है। तो इसलिए भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इस्लामिक शहद का पहले किसी चीज़ में भी अगर इस्लाम का लेवल लग रहा है तो आपकी गुफ्तगू से, आपकी सीरत से, आपके किरदार से आप मुसलमान नज़र तो आए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वक्त इसका जो जो लोगो लगाया हुआ है, जो नाम है इस्लामिक शहद, हम एक इस्लामिक कंट्री है ये, यहाँ पे इस्लाम जो है, दीन इस्लाम पे ईमान रखने वाले जो हैं वो लोग मेजॉरिटी में हैं। हम तो इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हमने बैंक बनाए हुए हैं, हर चीज़ हमने जो है मुस्लिम के नाम से और इस्लामिक के नाम से इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि शहद के साथ कोई हमें इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी जोड़नी चाहिए। तो ये एक शहद है। अच्छा, खालिद शहद की बात कर रहे हैं सर, तो मुझे बताएं कि ये जो फार्मी शहद होता है, क्या ये भी खालिद शहद में ही शामिल होता है? जो मेयार कुरान करीम ने दिया वो ये दिया कि मुख्तलिफ रंगों के शहद से कशीद करके लाकर शहद बनाती है मक्खी, और ये बात उस पर वही कर दी गई। तो जो शहद अगर मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद किया गया वो शहद असली है, और अगर ऊपर मैंने मक्खियाँ पाली हुई और नीचे मैंने गुड़ और शक्कर रखी हुई है, अच्छा हाँ, तो ये बना तो मक्खी ही रही है, लेकिन वो शहद असली नहीं है। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि इस्लामिक शहद का मतलब ये है कि जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं उसकी बुनियाद पर तमाम चीज़ें असली मुहैया करना, ये हमारा मिशन है और इस्लामिक शहद का ये मिशन है। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं ग़िज़ाई अज्जा से पहले मैं याया भाई के सवाल का जवाब दे दूँ। एक आर्टिकल जर्मनी का आया था और वो ये था कि अगर बेड सोर्स हों तो उस पर कोई दवा अगर असर ना कर रही हो तो शहद ज़रूर करेगा। इस पर बहुत बड़ा एक आर्टिकल है और पूरी दुनिया में उस पेपर को एक्सेप्ट किया गया। 1991 से बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर होने वाली हर सर्जरी पर किसी किस्म की कोई दवा कभी इस्तेमाल नहीं की गई सिवाय शहद के। वाह, ये रिसर्च मौजूद है। जिस तरह मौलाना ने फरमाया कि और लोग इसको तस्दीक कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों की तस्दीक बाहर से हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम काम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, थोड़ा सा सुस्त हैं इस हवाले से, क्यों, जरा इस बारे में बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं आबिद बात कर रहा हूँ दुबई से। आबिद साहब दुबई से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? जी मैंने आगा साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, मेरे ना टांगों के जो नाड़े हैं ना उसमें खून जमा होना शुरू हो गया है। जी जी। खड़े होने की वजह से। जी, क्या आप उसमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या आप जॉब करते हैं इस तरह की जिसमें आपको ज्यादा देर खड़े होना पड़ता है? जी मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। वो कुछ पूछना तो नहीं हमने? ठीक है, आप आबिद साहब टीवी देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जहाँ तक शहद की बात है तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहद इस तरह मुसल्लम कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे रब ने ये कह दिया कि लिकुल्लि दाइन दवाउन, मैंने जितनी बीमारियाँ पैदा की उसका इलाज भी दिया है, तो इसमें शक की कहाँ गुंजाइश है? वाह, ठीक। दूसरी बात ये कि शहद को जमा करना, अब ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी एक मुसलमान की है कि उस शहद को खालिस हालत में जमा करे और उसके नॉर्मल और मुरव्वजा तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करे। वो PSQA की आप बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड क्वालिटी इन कंट्रोल की, तो आप ये देखिए कि ये शहद उनसे भी रजिस्टर्ड है। स्टैंडर्ड का जो मेंटेनेंस आज पाकिस्तान में बेस्ट पॉसिबल है वो इस्लामिक शहद के पास है। सही। अब इस शहद के साथ हम करते क्या है? वो जो अब इस्लामिक शहद और इस्लामी तालीमात की तरफ आऊँ तो एक बात तो शहद के बारे में बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि शहद अगर आपको खालिस शहद लेना है तो इस्लामिक शहद का
शहद ले लीजिए, गारंटी के ये साथ तो बुखार ले सकते हैं। हमने आपकी ज़मानत पे हमें जो है ना वो तो ख़रीद लेंगे। अब ये बताइए कि शहद में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं? अच्छा देखिए, इसमें पोटेशियम है, इसमें ऐश है, इसमें फ्रुक्टोज है, इसमें लैक्टोज है, इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर एक ऐसा जुज़ है जो हमारे जिस्म के फ्री रेडिकल्स को मारता है, जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा, फिर मीठा जो है वो बहुत सारे लोग छोड़ चुके होते हैं कि उन्हें मोटे होने का, मतलब वज़न बढ़ने का, हेल्दी होने का एक ख़तरा होता है, तो जो लोग डाइटिंग वगैरह पे हैं क्या वो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। वो वज़न कम करने के लिए शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे शायद आपको भी पता हो कि बहुत सारे लोग वो सुबह के वक्त खालिस शहद जो है वो गर्म पानी में मिला के नींबू डाल करके मुसलसल पी रहे होते हैं। अच्छा। तो शहद पीकर वज़न कम करना साबित है। बिल्कुल सही। और अगर शहद की बात कर रहे हो तो एक ब्रेक ले सकते हैं? जब ब्रेक ले ली उसके बाद फिर मैं खजूर के साथ बात करूंगा और ये इस्लामिक क्यों है उसकी बात। बिल्कुल सही है जनाब। और हम कोकब साहब से भी इस हवाले से बड़ी मजीद बात करने वाले हैं कि कहीं मत चाहिए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इनसे हम शहद के हवाले से बात कर रहे हैं। कोकब साहब, जैसा कि आज हम इस्लामिक शहद के बारे में बात की कि ये आगा साहब ने इस बात की ज़मानत दी कि ये मैं ख़ुद इनकी लेबॉर्ट्री और हर एक चीज़ में देख के आया और ये वाकई खालिस शहद है, तो इसके बाद आपको लगता है कि आवाम की राय जो है वो बदलने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, अगर उसका लोगो लगा हुआ, उसने टेस्ट किया हुआ, क्योंकि इसकी लेबॉर्ट्री में जाता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स का जिसका ये मैंडेटरी है कि वो चेक करें, तो उस पर अगर वो उनका लोगो लगा हुआ है, जैसे आगा साहब ने कहा कि नहीं PSQC से रजिस्टर्ड है, तो ये यकीनन खालिस होगा और उसको उन्होंने लेबॉर्ट्री से चेक किया होगा और यकीनन फिर हमारे सारिफ जो हैं इसको बिला तकल्लुफ़ खा सकते हैं, इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक अहम शख्सियत आगा साहब इसको कर रहे हैं, दूसरी उनको बता रहे हैं कि बाकी इन्होंने इसको जाके चेक भी किया है और इनकी लेबॉर्ट्रीज को भी चेक किया है। बात यह है कि वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये शहद जो असली शहद है वो पहाड़ियों से और वो बड़ी दरख्तों से और उसके लिए, और आगा साहब ने कहा कि वो शहद जो कि कहीं चीनी रख दी, गुड़ रख दिया या कोई और मीठी अशिया और वहाँ पे फार्मिंग, जैसे जिसको फार्मिंग आप कह रहे थे, शहद फार्म के शहद है। अब उसमें जो डिफरेंट है वो खालिस तो है, वो भी खालिस कहलाता है क्योंकि मक्खी कोई उससे नहीं बन रहा, कोई मतलब उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही, वो भी मक्खी से बना हुआ शहद, मक्खी की खुराक चेंज कर दी। अच्छा, अब उसके अज्जा जो है वो कैसे चेक करेंगे कि वो कौन सी मक्खी लेके जा रही है, ये हमारे सारिफ को नहीं पता कि अब इन्होंने कहा, आगा साहब ने, मैं इनकी बात पे यकीनन ये एक बड़ी शख्सियत हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि जो बात भी कहेंगे, और वक्फे के दौरान में कहा कि मुझे खुदा को मूवी दिखाना है, तो यकीनन बात सच कह रहे हैं और हम इन लोगों पे एतकाद करते हैं, बिलीव करते हैं, एक अच्छी लोग हैं कि जो बात कह रहे होंगे यकीनन उसमें उसकी सच्चाई शामिल होगी। बिल्कुल सही। अच्छा कोकब साहब, ये देखें, एक तो वो जो फार्मी शहद, वो जो बात की है, गुड़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रख के, तो वो भी मक्खी के ज़रिए प्रोसेस होके आती है, वो तो एक अलग बात है, उसके ऊपर तुम किस तरह के इसको पकड़ेंगे या उसका कोई तरीका होगा। अगर हमें पता चल जाए कि ये जो शहद मिल रहा है ये खालिस शहद नहीं है, ठीक है, इसमें मिलावट है या इसमें कोई चीनी है या वो ना वो एक ग्लूकोज लिक्विड क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह की कोई चीज़ डाल के, बहुत सारी चीज़ें मिला रहा है। अगर पता चल जाए कि ये खालिस नहीं है तो उस शहरी को क्या करना चाहिए, उसे किस तरह कंप्लेन करनी चाहिए और उस मिलावट वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये बताइए। देखिए, वो सबसे पहले तो हमें जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को एक हमारे जो ईमेल है उसके ऊपर इत्तला दे सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है, जाहिर है शहद वहाँ पे भी बिक रहा होगा, लातादाद शहद बिक रहे होंगे,
उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वहाँ पे भी वो इत्तला दे सकते हैं। और ये काम अब पंजाब फूड अथॉरिटी का, और सिंध में भी सिंध फूड अथॉरिटी बन गई है, जल्दी वो इस्टेब्लिश हो रही है। उसके साथ साथ जो है अगर हेल्थ हडल्स इसका आता है, जैसे कोई चीज़ खा ली, तो यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन बन गया है, उस पे भी आप वो उनको दे सकते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ गैर मियारी खा ली और उसकी सेहत तबाह हो गई या उसको कोई जानी नुकसान सहना पड़ा या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उसके लिए भी जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ सार्फिन के साथ स्टैंड करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। आगा साहब अब बताइए। सर पूछिए, एक लेमैन उसको टेस्ट कैसे करेगा? हाँ सर, देखिए ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। किसी ने तार की बात की, किसी ने गिरने वाले कतरे की बात की। मेरा टेस्ट कुछ और है। मेरा टेस्ट ये है कि गोश्त पर शहद लगा दीजिए और कुत्ते को खिला दीजिए। यानी कि हम गोश्त भी ले जाए, कुत्ता भी ले जाए दुकान में? जी नहीं सर, आपने दुकान की बात नहीं हो रही सर, दुकान की बात नहीं हो रही है। शहद के खालिस होने की जो एक दलील है उसकी बात हो रही है। वो दलील ये है कि गोश्त अगर कुत्ता खा सकता है, यकीनन खा सकता है, लेकिन अगर गोश्त पर शहद लगा हुआ है तो कुत्ता कभी नहीं खाएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शहद में ये खूबी है कि उसके अंदर जो रेबीज़ के जरासीम है उसको वो मार देती है और कुत्ता मर जाता है। बात यह है कि गोश्त उसकी मरगूब ग़िज़ा, और उस पर अगर शहद लगा हुआ है तो कुत्ता नहीं खाता। ये एहसास हो जाएगा इसमें शहद लगा है। जी हाँ, सूंघ लेगा और नहीं खाएगा। तो इससे बड़ी डील मेरा नहीं ख्याल के सही, इससे नहीं मेरा ख्याल कि तो इस्लाम ने इसका मतलब पहले से ही सुराग रसा कुत्तों की कहानी पहले ही बता दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज हम जितनी तरक्कियों की बात करते हैं, अगर हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएं तो एक एक चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। और तिब्बे नबवी की अगर बात करूँ, अच्छा सर मैं तिब्बे नबवी के हवाले से, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, सर मुझे ये बताएं कि आजकल इस वक्त मौसम जो है ना वो ख़राब है, वो लोगों के गले ख़राब है, मेरा अपना गला ख़राब हो रहा है, फ्लू बुखार सारा कुछ, तो शहद के ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है कोई? यकीनन किया जा सकता है। 1 चम्मच शहद, इसके अंदर आप काले मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें यानी सौंठ डाल दें, इसके अंदर जो है लौंग डाल दें, इसके अंदर काले मिर्च डाल दें, और ये सारी कॉम्बिनेशन जो है इस्लामिक शहद में बनी हुई तैयार मिल जाएंगी। अच्छा, बनी हुई तैयार भी मिल जाएगी? तैयार मिल जाएंगी। अरे भाई, तो वो आप लीजिए और इसी तरह खा लीजिए, उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। लेकिन 1 मिनट बस मुझे दीजिए कि हदीस के हवाले से हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि एक मरतबा मुझे तकलीफ़ हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, आपने मेरे सीने पर अपना हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा कि आपके हाथों की ठंडक मेरे दिल तक उतर गई। आपने फरमाया कि तुम दिल का इलाज कराओ हारिस बिन कल्दा से, कि एक वो माहिर तबीब है, और अजवा खजूरें मदीने की गुठलियों समेत इस्तेमाल करो। असल में मैं जो इस्लामिक की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने इस गुठलियों के सफूफ को पता नहीं कहाँ कहाँ बेचना शुरू कर दिया। हाँ, मुकद्दस तरीन शहरों में भी गुठलियाँ बिक रही हैं। अच्छा, लेकिन उसका गुठली जो है ना वो बड़ी सख्त होती है, उसका सफूफ बनता नहीं इतनी आसानी से। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर्स, फॉलोइंग ऑर्डर, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ये है इस्लामिक शहद का पैगाम। सही चुनाचे किया ये कि गुठलियाँ समेत अजवा खजूर को पीसा और उसको प्रिजर्व करने के लिए शहद ऐड कर दिया, और ये जो खजूर का पेस्ट है, अजवा खजूर का पेस्ट है, उसके अंदर सिवाय अजवा खजूर, उसकी गुठलियाँ और शहद, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या दिल के लिए इससे बेहतर दवा भी कोई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करेंगे और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, यास्मीन बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आगा साहब से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। हाँ, मुझे ये पूछना था कि पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ से मिलेगा शायद। दूसरा सवाल ये है कि अगर हार्ट पेशेंट हैं तो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है शायद, और कितना लेना चाहिए किस टाइम पे, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना लेना चाहिए। मेरे 3 सवाल हैं, तीनों सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। सर, दिल के एक सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ कि वो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उसके ऊपर आप कॉल करके फ्री होम डिलीवरी करवा सकते हैं। सर, उसके बाद 2 सवाल जल्दी बता दें। दिल के हवाले से मैंने जिस तरह अभी आपसे अर्ज़ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि हारिस बिन कल्दा से इलाज कराओ कि वो माहिर तबीब है, और उसके साथ ये इस्तेमाल करो। तो ये दुनिया भर में एक उसूल तय हो गया कि टोटकों पे दुनिया नहीं चलती।
नुस्खों पे चलती है। और माहिर तबीब के पास भी जाना पड़ेगा आपको। जाना पड़ेगा। जी, जी। और सबसे बड़ी बात, एक और टिप की बात आपसे करूं कि हारिस बिन कल्दा मुसलमान नहीं है। यानी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में उसूल तय हो रहे हैं ये, और जब ये तमाम चीज़ें तय हो जाएं तो फिर जो चीज़ इलाज कर रहे हो, इलाज के साथ तुम ये इस्तेमाल करो। तो जब साथ इस्तेमाल करो तो इस्लामिक शहद का अजवा पेस्ट इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे दिल के अमराज ठीक हो। बिल्कुल सही है आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कोकब साहब, और जनाब डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।